टॉपिक इज जजुडिशरी। तो इसमें हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है इंटीग्रेटेड जजुडिशरी हमारे यहाँ पे मतलब तीनों ही इंटीग्रेटेड है आपस में, द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट। फर्स्ट सेटअप होता है प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है, प्रेसिडेंसीज में, सॉरी, ठीक है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे अगर कंपोजिशन की बात करूँ तो ओरिजिनली 8 थे, प्रेजेंट में 34 है। और अगर मैं बात करूँ हाई कोर्ट की तो ये हमारा प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करता है कि कितने पर्सन रहेंगे। अपॉइंटमेंट की बात करूँ तो प्रेसिडेंट करता है। सीजीआई जो है उसकी अपॉइंटमेंट होती है कंसल्ट करके हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को, एंड अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है जब जो हमारा कंसल्ट किया जाता है सीजीआई प्लस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 4 जजेस को, एंड हाई कोर्ट के जजेस को। तो सीजीआई को कर रहे हैं तो एससी एंड एचसी को कर रहे हैं, ठीक, करता प्रेसिडेंट ही देता है, ठीक है। और अगर हमारे अदर जजेस को कर रहे हैं तो हमारी सीजीआई प्लस में एससी के जजेस प्लस में एचसी के जजेस। सीनियरिटी कन्वेंशन जो है वो वॉयलेट भी हुआ है। बेसिकली जनरली होता है कि जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन होता है उसको हम क्या बनाते हैं, दैट इज सीजीआई बनाते हैं, लेकिन ये इसके वॉयलेशन इस कन्वेंशन का हो चुका है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात करो तो यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। सीजी ऑफ दी हाई कोर्ट, अगर मैं बात करूँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, तो अपॉइंटमेंट होते हैं आफ्टर कंसल्टिंग द सीजीआई प्लस में गवर्नर। सीजीआई एंड गवर्नर को किया जाता है, ठीक है। एंड अदर जजेस की बात करूँ तो सीजीआई प्लस में 2 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, तो इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, मतलब इनसे कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। ये बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो ये सिटीजन होना चाहिए, कोई मिनिमम एज नहीं दे रखी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्या रिक्वायरमेंट है फिर, तो जज हो वो हाई कोर्ट का 5 साल के लिए, एडवोकेट हो हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, या फिर कोई जूरिस्ट हो जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन होना चाहिए, या फिर कोई भी मिनिमम एज ना हो, और या फिर उसने हेल्ड करा हो ऑफिस, मतलब नहीं होती है, हेल्ड करा ऑफिस फॉर द 5 ईयर, कोई भी जुडिशियल ऑफिस, या फिर एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में 10 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ये जूरिस्ट वगैरह का नहीं होता है यहाँ पे, जैसे प्रेसिडेंट में, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओथ की बात करो तो प्रेसिडेंट लेवाते हैं, यहाँ पे ओथ हमारा गवर्नर लेवाता है। टेन्योर की बात करो तो फिक्स नहीं है, एज यहाँ पे मैक्सिमम 65 है, जो कि डिटरमाइन बेसिकली पार्लियामेंट करती है, यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, और एज यहाँ पे मैक्सिमम 62 है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, और पार्लियामेंट नहीं है अभी 65 एंड 62 करी हुई है। रिज़ाइन एंड रिमूवल, तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को दे के हम रिज़ाइन करते हैं। जो रिमूवल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिमूवल के ये क्या ग्राउंड्स होगा, रीज़न क्या होगा। तो फर्स्ट इज़ अ मिसबिहेवियर, द सेकेंड इज़ इनकैपेसिटी में रह के काम किया हो, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जो कि रेगुलेट करता है हमारा, जो कि रेगुलेट होता है बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। तो किस तरीके से जजेस को रिमूव किया जाएगा, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम समझेंगे तो सबसे पहले मोशन साइन होता है, ठीक है। 100 लोग अगर हम बात करें लोकसभा, एंड 50 लोग अगर हम बात करें राज्यसभा में, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मोशन साइन होता है, मोशन शुरू होता है, मोशन को दिया जाता है, तो वहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो चाहे तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर मना भी कर सकते हैं इस मोशन को एक्सेप्ट करने से। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद 3 मेंबर की कमेटी है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठती है, जिसमें हमारा सीजीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक हमारा हाई कोर्ट से सीजी होता है, एक हमारा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है। तो एक तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से पर्सन आएगा तो फिर सीजे आएगा, या फिर नॉर्मल जज आएगा। एक हमारा हाई कोर्ट से जो है सीजे आएगा, ठीक है, और एक हमारा डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट आएगा, ठीक है। 3 मेंबर का कमेटी बैठती है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है, और अगर इस इन्वेस्टिगेशन में उनको गिल्टी माना जाता है, कि फाउंड किया जाता है कि येस वो गिल्टी हैं, तो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू दोनों हाउसेज में, बोथ हाउसेज में हमारे प्रेसिडेंट जो है स्पेशल मेजोरिटी की तरह दोनों हाउसेज से पास हो जाता है, तो जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर देते हैं जज को। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, लेट्स सी इट अगेन वंस मोर, ठीक है। तो किस तरीके से रिमूवल होता है, सबसे पहले मोशन साइन होगा, ठीक है। राज्यसभा में है तो 50 लोग करेंगे, लोकसभा में है तो हमारा 100 लोग करेंगे। मोशन को एक्सेप्ट अगर कर लेता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो एक कमेटी बैठती है, कमेटी में कौन कौन जन होते हैं, 3 जन होते हैं। 3 जन में से हमारा एक तो हमारा चीफ जस्टिस होगा, सीजीआई होगा, या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट से कोई जज होगा, हाई कोर्ट के हमारा चीफ जस्टिस होगा, और हमारा दैट इज़ डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होगा। अगर वो गिल्टी पाता है कि हाँ भाई वो गिल्टी है, तो उसके बाद दोनों हाउसेस से बोथ हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होकर प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर देंगे, इम्पीच कर देंगे हमारे, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो रिज़ाइन एंड रिमूवल सेम है, रिज़ाइन प्रेसिडेंट को करेगा, सेम है, बाकी जो रिमूवल का जो प्रोसेस है वो भी सेम है। टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है, बेसिकली एक्ट जो एक्ट कर रहा है, मतलब चीफ जस्टिस नहीं है लेकिन वो एक्ट करेगा। तो अपॉइंटमेंट इसकी प्रेसिडेंट करते हैं ऑफकोर्स, और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, जज होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बंदे को ही हम जो है चीफ जस्टिस बना सकते हैं, इसलिए एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। एडहॉक जज, एडहॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी, तो टेम्प्रेरी जो एज अ जज की तरह काम करेगा सुप्रीम कोर्ट में। तो लेस क्वारम, जब लेस क्वारम होता है मतलब कम जजेस आ पाए और काम ज़्यादा है, या फिर इतने जजेस बेसिकली में चाहिए ही चाहिए जिससे कि हम काम कर सकें, तो सीजीआई जो है अपॉइंटमेंट करता है हमारे हाई कोर्ट के जजेस की। तो हाई कोर्ट के जजेस की वो अपॉइंटमेंट करता है, तो लेकिन उसके लिए उसको दो कंडीशन है, उसको एक तो प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, एज वेल एज हमारा जो भी चीफ जस्टिस है ऑफ द हाई कोर्ट उसे कंसल्ट लेना पड़ता है। देखो क्यों लेना पड़ता है, इसके ऊपर लॉजिक है। सीजीआई कर रहा है ठीक है, लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है काम के लिए ज़रूरत है, क्योंकि प्रेसिडेंट से कंसल्ट लेना, क्योंकि प्रेसिडेंट ही है जिनकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट में एज जज वर्क कर सकते हो, वही अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इसलिए सीजीआई ऑफ द हाई कोर्ट से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ के किसी जज को लाओगे तो वहाँ से पूछोगे तो सही ना उनसे, राइट। नाउ रिटायर्ड जज, रिटायर का मतलब है जो रिटायर्ड है, तो सीजीआई बेसिकली अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ऑफकोर्स रिटायर्ड जज के, अपने सुप्रीम कोर्ट से भी हाई कोर्ट से भी, दोनों दिन से कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स कंसर्न लेना पड़ता है प्रेसिडेंट का, ना ऑफकोर्स उस पर्सन का भी लेना पड़ता है, राइट। नाउ बात करें अगर हम हाई कोर्ट के केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो अपॉइंटमेंट वही प्रेसिडेंट करेंगे किसी भी हाई कोर्ट के जज को, मतलब उसी जनरली, ठीक है। एडिशनल जजेस की बात करो तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं ऐसे पर्सन को जो कि क्वालिफाइड है टू बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। रीजन क्या है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है टेम्परेरी टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए, मैक्सिमम 2 साल तक ये कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल जजेस किसी भी पर्सन को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट। रिटायर्ड जज का मतलब है जो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो रिटायर्ड हाई कोर्ट ऑफ द जजेस ऑफ एनी, मतलब हाई कोर्ट के जज को किसी भी स्टेट का उसको कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिंग जज का मतलब है जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, जो ये क्वालिफाइड है टू बी जज, मैक्सिमम 2 साल तक के लिए कर सकते हैं, कब, जब जज जो है परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। तो एडहॉक जज एक तरीके से यहाँ पे क्या है, एक्टिंग जज का काम कर रहा है, राइट। और एडिशनल जज तो हमें पता ही है। आगे बात करते हैं पावर्स की, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात करो तो ओरिजिनली, ओरिजिनल का मतलब होता है जो ऐसे डिस्प्यूट जिनको आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हो, सिंपल। ऐसे डिस्प्यूट जैसे हमारे जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है, स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है, इस तरीके से। अब कौन कौन से चीज़ों को हम नहीं लेके जा सकते, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, क्यों, क्योंकि वो जो डिस्प्यूट है उसमें ओरिजिनल नहीं, उसमें हमारा हाई कोर्ट भी जो है बोल सकता है। इंटर वाटर डिस्प्यूट, इसके लिए इंटर वाटर अलग से ट्रिब्यूनल्स होते हैं, फाइनेंस कमीशन पे कोर्ट कुछ बोल ही नहीं सकता है। एक्सपेंडिचर एंड पेंशन जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी रिगार्डिंग जो फाइनेंस वाले मैटर है उसको भी अलग रखा है, एंड कमर्शियल नेचर के डिस्प्यूट्स को भी। तो कमर्शियल, फाइनेंस वाले, वाटर वाले एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशन वालों को हमने अलग रखा है कि वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। रिट की है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए इशू कर सकते हैं। अपेलेट, अपेलेट का मतलब है कि कब कब अपील की जा सकती है फ्रॉम दी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स में की जा सकती है, अगर हाई कोर्ट बोलता है कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो की जा सकती है। सिविल में की जा सकती है अगर हाई कोर्ट जो है सर्टिफाई करता है कि क्वेश्चन लॉ है और क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे फैसला लेगा। क्रिमिनल जो है भी की जा सकती है अगर हमारा हाई कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस दे देता है या फिर जेल दे देता है, या फिर केस जो है फ्रॉम द लोअर कोर्ट से लेकर डेथ सेंटेंस दे देता है, फिर जेल दे देता है, तो जेल दे या फिर डेथ दे दे, ठीक है। तो और बोले कि ये जो फिट है वो केस फिट होता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वो क्रिमिनल में भी लिखे जा सकता है, ठीक है। स्पेशल लीव, स्पेशल लीव का मतलब होता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसलिए डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा चाहे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्शन क्या है कि कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल का आप नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है। कोर्ट मार्शल में आप अपील नहीं कर सकते हो। नो नीड ऑफ हाई, इसमें हाई कोर्ट की सर्टिफिकेट वही जरूरत नहीं होती है। फोर्थ है हमारा एडवाइजरी, एडवाइजरी जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस मांग सकता है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो दो मैटर्स में मांग सकता है, तो पब्लिक इंपॉर्टेंस और एक डिस्प्यूट है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों का। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको देना ही देना पड़ता है, वो मना नहीं कर सकता, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है, चाहे बाइंडिंग नहीं होती है ऑफकोर्स, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की बात करो तो एग्जीक्यूटिव प्लस में लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स दोनों की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है उन पे रिव्यू लेता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अपने एक्ट्स प्रोसीडिंग्स या जजमेंट्स है उनको बाद में लेटर एज अ रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकता है, ठीक है। पनिश कर सकता है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर आपने कोर्ट का अपमान किया है, इम्प्रिजन भी कर सकता है, फाइन भी, या फिर बोथ। अदर की अगर मैं बात करूँ तो कैन टू कंप्लीट जस्टिस भी कर सकता है, ठीक है। केस को नीचे से लेके किसी भी केस को लेके कंप्लीट जस्टिस दे देना, रिव्यू भी कर सकता है अपनी खुद की जजमेंट्स को। अगर हम बात करते हैं
हाई कोर्ट की। तो ओरिजिनल पावर्स है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट अगर इलेक्शन का होता है एमपी एंड एमएलए की। अच्छा देखो, एमपी एमएलए की ओरिजिनल में हाई कोर्ट क्यों है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं है? देखो क्योंकि जो इलेक्शन है एमपी एमएलए का, एमपी एमएलए कहाँ के होते हैं, स्टेट के होते हैं ना, इसलिए जो है वो बोल सकता है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बेइज्जती हुई है कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के पास पावर रेवेन्यू मैटर्स में बोल सकता है, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में बोल सकता है, एंड केसेस फ्रॉम सबॉर्डिनेट, जो भी केसेस हैं जो भी सबॉर्डिनेट से आते हैं और इनमें इंटरप्रिटेशन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है तो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रेवेन्यू मैटर्स, डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शंस ऑफ एमपी एमएलएज, है ना, रेवेन्यू मैटर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल, इन सब में ओरिजिनल है। रिट की पावर है ऑफकोर्स, इन्फोर्स कर सकता है। अपीलेट जो है फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट से जो है अपील आ गई हमारे हाई कोर्ट पे। सुपरवाइजरी अगर मैं बात करूँ तो सुपरिटेंडेंस देता है जितने भी कोर्ट से ट्रिब्यूनल्स हैं मिलिट्री के अलावा जो भी उसके अंडर आते हैं। जजुडिशियल रिव्यू की पावर इसके पास है ना। अदर की बात करूँ तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वही अपना सेम है सुप्रीम कोर्ट है, एंड कैन रिव्यू भी कर सकता है अपने खुद की जजमेंट्स को। नॉट ट्रांसफर ऑफ जजेस, सो हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर ऑफ जजेस कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जा सकता है। कंसल्टेशन लेकिन सीजीआई की लगती है, एंड वाई, क्यों करता है? बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसको पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट की तरह उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जज को, ठीक है। ना बात करते हैं जजुडिशियल रिव्यू की, तो इसका ओरिजिनल जो ओरिजिनेशन है वो यूएसए में हुआ। एग्जामाइन बेसिकली इसका मतलब होता है एग्जामाइन करना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी हमारे लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस की, जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट एंड हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट लिए हैं। तो ये बेसिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इसको पावर ये देता है 13, 32, 226, 272 ना। जुडिशियल एक्टिविज्म ये भी ओरिजिनेट हमारे यूएसए में हुआ है। इसका मतलब होता है प्रोएक्टिव रोल है ना जजुडिशरी का, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स, लोगों के राइट का, मतलब खुद से ही केस को लेगा और सॉल्व कर देगा। ये जो है इंटरवीन करता है रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, ठीक है। रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह भी हम इससे रिलेट करते हैं। इसमें बेसिकली होता है कोई भी जो है कोर्ट में जा सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ एनी पर्सन ऑफ मोर, मतलब हो सकता है कि मेरे राइट्स का हनन ना हो रहा हो, फिर भी मैं उस जो भी एक पर्सन है मेरे यहाँ पे पड़ोसी रह रहा है उसके राइट्स का हनन हो रहा है, तो मैं उसके बिहाफ पे जाके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर सकती हूँ, राइट। जजुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जजेस शुड लिमिट में होना चाहिए रोल ऑफ इंटरप्रेट को करते हैं, लिमिट करते हैं चीज़ों को, तो इसको कहते हैं जजुडिशियल रिस्ट्रेंट, ठीक है। नॉट ट्रिब्यूनल्स, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट से आया 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। आर्टिकल 323 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो स्टैब्लिश कर सकता है हमारे ट्रिब्यूनल्स को, हायरार्की को फॉलो करेंगे। जो पार्लियामेंट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदर कोर्ट को मना कर सकता है कि आप इस मैटर में ना बोलो, एंड ओनली ट्रिब्यूनल जो है वो है ओनली ट्रिब्यूनल ही उस मैटर में बोलेगा, ठीक है। तो सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो भी होंगे वो जनरली पार्लियामेंट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ ट्रिब्यूनल बोलेगा। आर्टिकल 223A जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, जो कि दो हैं, सेंट्रल एंड द स्टेट, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं एक मिनट को। तो 42nd अमेंडमेंट से हमने इसको ऐड किया है। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। जनरली 323 में क्या लिखा है कि जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं हमारे ट्रिब्यूनल्स को, हायरार्की को फॉलो कर सकते हैं। पार्लियामेंट बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट से मना कर सकती है, और सिर्फ ट्रिब्यूनल्स को पावर दे सकती है कि जो भी सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो वही देखें, ठीक है। तो अब आर्टिकल 323A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दो है, कैट है, सेट है। कैट मतलब सेंट्रल, तो सेंट्रल जो है हमारा सेटअप होता है 1985 में राजीव गांधी के टाइम पे। इसमें बेसिकली कौन होता है? चेयरमैन होता है, मेंबर होता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, हमारा अपॉइंटमेंट सीजीआई से पूछ के करता है, ठीक है। 5 साल के लिए होता है, या 65 साल हो, और 62 मेंबर्स के लिए, 65 चेयरमैन के लिए एज है। बाउंडिंग सिविल प्रोसीजर, मतलब जो कोर्ट किस तरीके से काम करता है ज़रूरी नहीं इस तरीके से काम करेगा। उसके बाद हमारा सेट, ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भेजती है तो उनके पास रिक्वेस्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 2332 237 बात करते हैं। बिलो हाई कोर्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज होता है, एक ही पर्सन होता है। जब सिविल का केस ले रहा है डिस्ट्रिक्ट जज, जब क्रिमिनल का ले रहा है तो सेशन जज। यहाँ से अपील कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑफकोर्स हाई कोर्ट में। डेथ सेंटेंस वो दे सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का अप्रूवल लगता है। इसकी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है जज जो है उसके हमारे गवर्नर करता है, लेकिन HC से पूछ के। क्वालिफिकेशन क्या? एडवोकेट होना चाहिए 7 साल तक, या फिर रिकमेंडेशन हाई कोर्ट खुद दे उसकी, या फिर और वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। तो 3 क्वालिफिकेशन है, एडवोकेट है और 7 साल से, रिकमेंडेशन हाई कोर्ट ने दी है और गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है।
अदर देन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जज है, पर्सन जो भी अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर करता है, मतलब उसके अलावा जो भी पर्सन होते हैं इन द जजुडिशल सर्विस में, तो उसको कंसल्ट करता है हाई कोर्ट एंड हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। अपॉइंटमेंट गवर्नर करें लेकिन कंसल्ट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को करते हैं। और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बेसिकली क्या है, तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट बोथ में लिखा था कि हमें जस्टिस को बढ़ाना है, उसके चलते हमें एक्ट लाते हैं नालसा एक्ट, ठीक है। नालसा में बेसिकली होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि पॉलिसी फ्रेम करती है, स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फ्री लीगल सर्विस देती है ना। हाई कोर्ट के भी हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी खुद के लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं। बेसिकली कौन कौन पर्सन एलिजिबल है इसमें, बेसिकली क्या होता है, फ्री लीगल एड दी जाती है वीकर सेक्शंस को। वुमेन हुआ, SC ST हुआ, वर्कर हुआ, विक्टिम हुए डिजास्टर के, विक्टिम हुए ट्रैफिकिंग के, डिसेबल्ड पर्सन या फिर पर्सन इज कस्टडी जिसकी जो इनकम है, फिर ऐसा पर्सन जिसकी इनकम बहुत कम है, वो मतलब लॉयर हायर नहीं कर सकता। लोक अदालत वन ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एक तरीके का क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, ठीक है। एक तरीका क्या है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बर्डन को कम करना है कोर्ट्स पे, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू ही। बेसिकली इसमें कोई भी फीस नहीं होती है, और अगर आपने किसी कोर्ट को फीस पे कर रखी है तो वो भी रिफंड हो जाती है। अगर यहाँ पे फैसला हो जाता है तो इसका जो फैसला बाइंडिंग है, इसका मतलब कहीं भी जाके अपील नहीं कर सकते हो आगे, ठीक है। इसमें जो चेयरमैन होता है, जो कि या फिर दूसरी जज होगा या डिस्ट्रिक्ट जस्टिस जज या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसने जजुडिशल ऑफिस हेल्ड करा लेकिन हायर देना DJ, ठीक है। दो जो है मेंबर्स होते हैं इसमें जिनका भी एक्सपीरियंस होता है पब्लिक सर्विस में, और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस इसके अंडर नहीं आते हैं। ऐसा मतलब नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके, ऐसे ऑफेंसेस को ये नहीं लेता है, ठीक है। जैसे कि डेथ हुआ, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया। लिमिट जो है इसकी 10 लाख है, 10 लाख के मैटर्स में डील करता है, ठीक है। ठीक है, सिंपल है, ओके। तो चेयरमैन था, दो अदर मेंबर्स, ये पब्लिक सर्विस, ये जो भी जजुडिशियल सर्विस में से होगा। बाइंडिंग है, ठीक है। और बस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को नहीं लेता। फैमिली कोर्ट की बात करूँ तो अंडर द फैमिली कोर्ट एक्ट की इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट प्लस में हाई कोर्ट जो है मिलके करते हैं। एक्सक्लूसिवली फैमिली मैटर्स के साथ डील करता है, कोई भी इसमें लीगल प्रैक्टिशनर की, लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑब्लिगेटरी है, जहाँ पे भी 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है वहाँ पे फैमिली कोर्ट लगाना गवर्नमेंट के लिए। रूल्स जो हैं वो भी बाउंड नहीं करते हैं कोर्ट वाले इसको। एंड राइट टू अपील, यहाँ से आप सीधा अपील कहाँ लेके जा सकते हो, हाई कोर्ट। ध्यान रखना, हाई कोर्ट लेके जा सकते हो, ना कि फैमिली को वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ग्राम न्यायालय क्या है, ग्राम न्यायालय एक्ट के थ्रू आए थे। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की फर्स्ट क्लास की कोर्ट बैठती है, ठीक है, गाँव में। इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसको बराबर स्टेट गवर्नमेंट करता है कंसल्ट करके हाई कोर्ट को। इसकी जो पावर है वो क्रिमिनल एंड सिविल दोनों के कोर्ट्स में है, ये बाउंड नहीं है कोर्ट के रूल से। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, इसका मतलब है कि अपने तौर तरीके से काम करता है, और इसकी अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई करती है, ठीक है। ठीक है, तो गांव में मतलब एक गांव है, उसमें न्याय देंगे, और यहाँ से अपील आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेके जा सकते हो, क्रिमिनल एंड सिविल दोनों ही मैटर्स में, ठीक है। दैट्स इट, नथिंग एल्स।